अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ड्रग मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ड्रग मेटाबॉलिज्म को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग भी कह सकते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि उसके फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, उसको हम ट्रांसफॉर्म करें और फिर वो ड्रग एक्सक्रीट हो रही है। नाउ देयर आर टू टर्म्स, फिर मैं आपको फार्मूला बताती हूँ। टर्म्स हैं एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन। एलिमिनेशन का मतलब ये है कि एक ड्रग की बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और उसके बाद उसकी एक्सक्रीशन हो रही है। लेकिन एक्सक्रीशन का मतलब ये है कि इंटैक्ट ड्रग, पूरी की पूरी ड्रग ही बॉडी से निकल रही है। अच्छा, क्लियरेंस का क्या फार्मूला है? क्लियरेंस का मतलब है कि ब्लड से कितना टिश्यूज़ में क्लियर हो रही है एक ड्रग। ठीक है, यानी कि क्लियरेंस ये आपका एस्टिमेट करता है द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड फ्रॉम विच द ड्रग इज़ क्लियर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, कि ब्लड से कितनी ड्रग क्लियर हो रही है। तो क्लियरेंस 0.693 जो है ये आपके पास एक नेचुरल लॉ कांस्टेंट है। वी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, T1/2 हाफ लाइफ है ड्रग की। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्लियरेंस रेट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्टली रिलेटेड है। सारी बात है, जितना डिस्ट्रीब्यूट होगी ड्रग उतनी ही वो प्लाज्मा से क्लियर भी हो रही है, तो डायरेक्ट रिलेशन है। प्लाज्मा हाफ लाइफ के साथ इन्वर्स रिलेशन इसलिए क्योंकि अगर किसी ड्रग की प्लाज्मा हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो बहुत देर में जाके अपनी हाफ अमाउंट में कन्वर्ट हो रही है, कम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो उसकी क्लियरेंस भी कम होगी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है काइनेटिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, काइनेटिक्स हम देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद हम फेजेस देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म में कौन कौन से फेजेस होते हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, और उसके बाद ड्रग इस काबिल हो जाती है कि वो एक्सक्रीट हो सके। सो काइनेटिक्स हम देखते हैं, इसमें आपके पास दो हैं, एक फर्स्ट ऑर्डर है और एक सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है, इसमें मैं आपको भी डिफरेंस बताऊंगी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, अब जिस तरह फर्स्ट ऑर्डर में हम केमिस्ट्री में पढ़ते होते थे कि फ़र्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। ठीक है, या यहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग हम उसको कहेंगे कि उसके साथ वो डायरेक्ट रिलेशन है, पावर 1 होती थी। फर्स्ट ऑर्डर का ही मतलब होता था। सेकेंड ऑर्डर का मतलब, सॉरी सेकेंड ऑर्डर नहीं है, ज़ीरो ऑर्डर है, आई एम रियली सॉरी, ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। आपके पास रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था कंसनट्रेशन की पावर 0 के, यानी रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। सो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये है कि आपके जो ड्रग की मेटाबॉलिज्म होगी वो कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अगर ज़्यादा कंसनट्रेशन ड्रग की होगी तो उसकी मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ज़ीरो और फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये है कि कंसनट्रेशन बढ़ाएंगे तो आपका रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, जबकि ज़ीरो ऑर्डर का ये मतलब है कि अगर हम कंसनट्रेशन बढ़ाते जाएं ड्रग की तो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसके फार्मूलाज लिखूं आपके रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म का, इसके लिए फार्मूला होगा, चलिए फार्मूला मैं अलग जगह लिख देती हूँ। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में फार्मूला होगा, रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म को V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला होगा V max इंटू C डिवाइडेड बाय Km+C। ठीक है, अब Km क्या चीज़ है? Km मैकेलिस कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन एट हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, कि हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी जब रिएक्शन की अचीव हो जाएगी उस वक्त सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन क्या होगी, वो Km है। अब याद रखिएगा कि फर्स्ट ऑर्डर के अंदर जो Km है वो कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग से बड़ा होता है। क्यों? वो इसलिए बड़ा होता है क्योंकि इसमें हम ड्रग कंसनट्रेशन खुद इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, ड्रग कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर रहे हैं और रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है, तो आपकी जो हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी है उस पर सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन भी ज़्यादा होगी, इसलिए Km को कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग से ज़्यादा लिया है। तो इस इक्वेशन में अगर मैं कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग को इग्नोर कर दूँ, ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटी है एज़ कम्पेयर टू Km, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, हमारा फार्मूला बन जाएगा V max C डिवाइडेड बाई Km। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए होगा। अगर मैं ज़ीरो ऑर्डर के लिए लिखूं तो ज़ीरो ऑर्डर में क्या होगा? ज़ीरो ऑर्डर में इससे ऑपोजिट काम होगा। ज़ीरो ऑर्डर में हम ये कह रहे हैं कि कंसनट्रेशन बढ़ा रहे हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो Km है वो छोटी है एज़ कम्पेयर टू कंसनट्रेशन। ठीक है, कंसनट्रेशन बेशक बढ़ाएं, कोई फ़ायदा नहीं है रिएक्शन का, तो आपकी जो सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन होगी एट हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी वो भी कम होगी एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग। तो Km कम है, Km कम है, इस फार्मूले में Km को इग्नोर करें तो आपका ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए ये फार्मूला होगा। अगर हमने वेलोसिटी ऑफ
ड्रग मेटाबॉलिज्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास काइनेटिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब हम आ जाते हैं रिएक्शंस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिएक्शंस में हमारे दो आते हैं, एक फ़ेज़ 1 है और एक फ़ेज़ 2 है। ठीक है, फ़ेज़ 1 को पहले हम डिस्कस करते हैं, इसके अंदर क्या क्या बातें हैं ये मैं आपको फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 साथ साथ बता देती हूँ। ओके, सो फ़ेज़ 1 जो हमारे पास रिएक्शंस है इसमें क्या क्या होता है। अच्छा, इन दोनों से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हमने ड्रग को एक्सक्रीट कराना है, जो हम ड्रग मेटाबॉलिज्म इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो उसकी यूजफुल फॉर्म है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाए, बाकी ड्रग को हम एक्सक्रीट करा लें, तो उसके दो फेजेस हैं। मेटाबॉलिज्म होगी, उसके बाद उसकी एक्सक्रीशन होगी, लेकिन एक्सक्रीशन अगर हमें करनी है तो ड्रग को हाइड्रोफिलिक होना पड़ेगा, लिपोफिलिक नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर कोई ड्रग लिपोफिलिक है तो वो तो रीअब्जॉर्ब हो जाएगी आपके ब्लड के अंदर, तो हमें उन ड्रग्स को हाइड्रोफिलिक कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम ये दो फेजेस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फेज़ में आपके पास जो रिएक्शंस आते हैं वो है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन या फिर हाइड्रोलिसिस। ठीक है, नाउ वी नो दिस थिंग के रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि वाटर का ऐड होना किसी प्रोसेस में। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या होगा कि ये इसके थ्रू, इस रिएक्शन के थ्रू आपकी ड्रग लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और फ़ेज़ 1 के अंदर मेनली P450 सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, पहले मैं आपको फ़ेज़ 2 का साथ ही बता दूँ। फ़ेज़ 2 के अंदर जो हो रहे होते हैं वो बेसिकली कॉन्जुगेशन रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है, यानी कोई ड्रग अगर फॉर एग्जांपल रह गई है कि वो हाइड्रोफिलिक नहीं हुई, ठीक है, सफिशेंटली हाइड्रोफिलिक नहीं हुई, तो उसको फिर कॉन्जुगेशन के प्रोसेस से बनाया जाएगा वाटर सॉल्युबल। ठीक है, ये दो फेजेस हैं। अब हम देखते हैं P450 सिस्टम हमारा किस तरह से काम करता है। वो रियली फ़ेज़ 1 के जो रिएक्शंस होते हैं P450 सिस्टम के एंजाइम्स करवाते हैं। अच्छा, अब जो हमारा P450 सिस्टम है ये एक साइटोक्रोम सिस्टम है। ठीक है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रन करता है, इसमें डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स हैं। दिस सिस्टम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये डिफरेंट रिएक्शंस में इन्वॉल्व है। चाहे मेटाबॉलिज्म आपकी एंडोजीनस कंपाउंड की करनी है जो बॉडी में ऑलरेडी बन रहे हैं, या फिर कोई एक्सोजीनस सब्सटेंस है उसकी अगर हमने मेटाबॉलिज्म करनी है तो ये सिस्टम उसमें इन्वॉल्व होता है, P450 सिस्टम, जिसको हम CYP सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, इसके एंजाइम्स जो हैं वो आपके फ़ेज़ 1 रिएक्शंस के अंदर मेनली इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर कि इसकी हम बात करें तो ये आपके जो एंजाइम्स हैं ये मेनली लिवर और GIT ट्रैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग हो रही होती है। ठीक है, ओके, सो अगर हम इसके नॉमेनक्लेचर की बात करें, CYP एंजाइम्स हैं। CYP एंजाइम एक क्लास है, उसके अंदर डिफरेंट आगे से फैमिलीज आएंगी, उसकी फर्दर भी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि ये CYP3A है। ठीक है, ये एक हमने एक फैमिली लिखी है, इस पूरी जो आपके पास CYPA ग्रुप है इसके अंदर एक फैमिली हमने लिखी है, तो इसमें मज़ीद आगे फर्दर क्लासेस आएंगी। ठीक है, अब इसकी हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे, स्पेसिफिटी पढ़ेंगे, जेनेटिक वेरिएबिलिटी पढ़ेंगे, और हम इसमें इंड्यूसर्स और इनहिबिटर्स भी पढ़ेंगे। स्पेसिफिटी में ये बात याद रखनी है आपने कि डिफरेंट जीन्स हैं जो मल्टीपल एंजाइम्स को कोड करती हैं, और आपके जो P450 हैं इसके तकरीबन 450 आइसोफॉर्म्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसके जो एंजाइम्स होते हैं इसकी 50 आइसोफॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं। ठीक हो गया। इन डिफरेंट आइसोफॉर्म्स की परसेंटेज भी आपको बताई हुई है साइड पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली हैं। ठीक है, स्पेसिफिटी का मतलब है कि हर आइसोजाइम एक ही स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिफरेंट आइसोजाइम्स जैसे 3-4 है वो मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो CYP3A4 ये एक आइसोजाइम है जो आपका प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के अंदर। ठीक है, इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होता है, और ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म करता है क्लोरोप्रोमेजीन ड्रग का। ठीक है, तो हर जो आइसोजाइम है हर ड्रग के लिए स्पेसिफिक है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी पे आ जाते हैं। जेनेटिक वेरिएबिलिटी में याद रखने की ये जो एंजाइम्स हैं इनकी वेरिएबिलिटी भी है। ठीक है, यानी कि डिफरेंट रेसेस के अंदर डिफरेंट भी हो सकती हैं, P450 एक्टिविटी चेंज भी हो सकती है। ठीक है,
यानी कुछ लोगों में कोई एंजाइम डेफिशिएंट होगा, उसमें म्यूटेशन हुई हुई होगी उसकी जीन्स में, इस वजह से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते CYP2D6, CYP2D6, ठीक है। ये वाला जो है आपके पास इसकी जेनेटिक पोलीमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इसमें अगर म्यूटेशन हो जाती है तो उसकी वजह से हम इसके स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो जिनमें CY ये वाला पूरा जो एंजाइम है ये नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। तो ये वाला एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता तो उनकी बॉडी के अंदर एक कोटीन ड्रग है, एनाल्जेसिक होती है, ठीक है, उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकती और अल्टीमेटली वो उससे कोई बेनिफिट हासिल नहीं कर सकते। इसी तरह आपके पास CY2PC के अंदर भी कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। CY2 ठीक है, इसमें आपके पास क्या एग्जांपल है कि अगर ये ड्रग किसी के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है, जिस तरह आपके पास एक एग्जांपल हम देते हैं, तो ये वाला जो एंजाइम है ये एक ड्रग को एक्टिवेट करता है और उस ड्रग का नाम है क्लोपिडोग्रिल, ठीक है। अब ये जो ड्रग है इसको इसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये एंजाइम चाहिए, लेकिन जिन लोगों में ये एंजाइम डेफिशिएंट होता है या ये एंजाइम अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाता, उनका डिमिनिश एंटीप्लेटलेट इफेक्ट होता है, ठीक है। तो मतलब ये डिफरेंट जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन आइसोफॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट है। अब हम आ जाते हैं CYP इंड्यूसर्स के अंदर और CYP इनहिबिटर्स के अंदर, ठीक है, और उसके क्या क्या आगे से एप्लीकेशंस हैं। सो CYP सिस्टम की अगर हम बात करें, देयर आर सम इंड्यूसर्स as well as there are some inhibitors। अच्छा, इंड्यूसर्स में आपके पास ये कि इसके जो जितने भी डिपेंडेंट एंजाइम हैं हमारे P450 सिस्टम के, ठीक है, उनके डिफरेंट टारगेट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट टारगेट हैं फॉर ड्रग इंटरेक्शन। डिफरेंट ड्रग्स हैं जैसे रिफैम्पिन है, ठीक है, ये आपके इंड्यूस करते हैं लाइसोजाइम्स को, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या होती है, ड्रग्स की बायो ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनकी प्लाज्मा कंसनट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है। जैसे रिफैम्पिन है, एक ड्रग है, वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए देते हैं, ठीक है, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है। तो वो क्या करती है, वो जाके इन आइसोजाइम्स की, इन इंड्यूसर्स में एग्जांपल है रिफैम्पिन की, ठीक है। रिफैम्पिन क्या करता है कि हमारे जो HIV प्रोटीएज इनहिबिटर्स होते हैं उसके जो आइसोजाइम्स हैं उसको उनकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से जो HIV रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस सप्रेस करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो एबिलिटी भी कम हो जाती है, तो अल्टीमेटली कंडीशन वर्सन हो जाती है। अच्छा, CYP इनहिबिटर्स की अगर हम बात करें तो उसमें आपके पास कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि इनहिबिट कर देती हैं हमारी आइसोफॉर्म्स को, जो कि कोई खास फंक्शन परफॉर्म करें हैं। फॉर एग्जांपल ओमरप्राज़ोल, ठीक है, ओमरप्राज़ोल एक ड्रग है जो कि हमारी वारफेरिन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व आइसोजाइम्स को इनहिबिट कर देती है। जब वो उनको इनहिबिट करती है तो क्या होता है कि आपकी वारफेरिन कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। अगर ये CYP आइसोजाइम काम नहीं करेंगे, वारफेरिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, प्लाज्मा में वारफेरिन ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फ़ेज़ 1 रिएक्शंस मैंने आपको बताया कि उसमें सारे ये आइसोजाइम्स इन्वॉल्व है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी फ़ेज़ 1 रिएक्शंस हैं जिसमें ये आइसोजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते, यानी P450 सिस्टम ही पूरा का पूरा इन्वॉल्व नहीं होता। उसमें एग्जांपल आ जाती है आपके पास अमाइन ऑक्सीडेशन की, ठीक है, फॉर एग्जांपल हिस्टामीन वगैरह की जो होती है ऑक्सीडेशन। इसके अलावा आ जाती है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन आ जाती है। इसके अलावा इसमें आ जाते हैं एस्टरेसिस, ठीक है, और हाइड्रोलिसिस। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं ये भी फ़ेज़ 1 का ही पार्ट हैं, लेकिन ये P450 सिस्टम के एंजाइम्स को यूटिलाइज़ नहीं करते, ठीक है। फ़ेज़ 2 का आपको बता दिया कि उसके अंदर कॉन्जुगेशन होती है। अगर कोई ड्रग रह भी जाती है लिपोफिलिक तो उसको हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो किडनी से एक्सक्रीट होके आपकी यूरिन के अंदर आ जाए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ड्रग मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ड्रग क्लियरेंस एक्सक्रीशन। थैंक यू।